महात्मा ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, माली समाज में पैदा और उनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले, जो कि भारत देश की प्रथम शिक्षिका बनी, महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय बनाया, ऐसे महापुरुषों को मैं नमन करती हूँ। यहाँ पर इस दीर्घा में बैठी मेरी तमाम माताएं, बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई, आप लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि भारत का संविधान जिस व्यक्ति ने लिखा, जिस महापुरुष ने लिखा, उनका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पास 32 डिग्रियां थी। इस पूरे भारतवर्ष में आज तक किसी महापुरुष के पास इतनी डिग्रियां नहीं थी शिक्षा के क्षेत्र में, और वो महापुरुष हमारे समाज के, माली समाज के महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले जी को अपना गुरु मानते हैं। हमें गौरव महसूस होना चाहिए, हमें गौरवान्वित महसूस करवाना चाहिए अपने आप को, अपने समाज को, अपने समाज के बच्चों को, अपनी महिलाओं को। मैं हर मंच पर एक बात कहती हूँ कि आज मैं जहां हूं, आज मैं जिस जगह हूं, उसमें सबसे बड़ा योगदान महात्मा ज्योतिबा फुले जी और उनकी धर्मपत्नी माता सावित्रीबाई फुले जी का है। हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने एक भाषण में कोट किया था कि अगर इस देश की महिलाओं को प्रथम विद्यालय के रूप में माता सावित्रीबाई फुले जी ने ना दिया होता तो मैं इस देश की प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। समझिए अपनी ताकत को। मंच पर आसीन हमारे सीनियर, हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य सर, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, उनका धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस भारत देश में अपने आप की एक पहचान बनाई और इस समाज को एक पहचान दी, उत्तर प्रदेश के दो बार उप मुख्यमंत्री बनकर के। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप उनका स्वागत कीजिए। मेरे भाई जो यहाँ पर कभी कभी शोर कर देते हैं, मैं जानती हूँ इस चीज को, एक कहावत है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। लेकिन मेरे भाई, एक और बात मैं कहना चाहूंगी, इसी झुंझुनू की धरती से सबसे ज्यादा शहीद होने वाले मेरे सैनिक भाई हैं, जवान भाई हैं। इसी झुंझुनू की धरती से आज अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे, भारत देश जब से आजाद हुआ, या ब्रिटिश सेना में सबसे ज्यादा सैनिक में भर्ती होने वाले झुंझुनू जिले के मेरे भाई हैं। आप लोगों को पता है, मेरा देश जब आजाद हुआ, भारत में जब पूंजीपतियों की गणना हुई कि सबसे ज्यादा पूंजीपति भारत में कहां से हैं, तो पूरे देश के 32 पूंजीपतियों में से 22 पूंजीपति आपके झुंझुनू के हैं। आपको पता है आपके झुंझुनू को शेखावटी कहा जाता है, सोने की धरती वाला। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इस देश को बिजनेस करके पूंजी दी है। आज जो इस मंच का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उस कार्यक्रम का उद्देश्य है राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, आर्थिक चेतना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि वर्तमान का जो राजनीतिक परिदृश्य है, बिना आर्थिक रूप से सशक्त हुए संभव नहीं है। आर्थिक सशक्तिकरण कहां से आएगा? वो आर्थिक सशक्तिकरण आपको तब आएगा जब आप शिक्षित होंगे, जब आप शैक्षणिक रूप से मजबूत होंगे, जब आप इतिहास को पढ़ेंगे, जब आप जानेंगे कि किस इंडस्ट्री में पैसा लगाने से, कहां पर एजुकेशन लेने से, किस क्षेत्र में हम प्रोफेसर बन सकते हैं, किस में डॉक्टर, किस में इंजीनियर, और कहां जाकर के हम
फिल्में बना सकते हैं, डायरेक्टर और एक्टर भी बन सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से आज एक बात कहना चाहती हूँ। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इस झुंझुनू के धरती के माली सैनी मेरे भाइयों का, कि आज मैं इतना गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ आज राजस्थान की धरती पर, कि आज पहली बार इतने बड़े जन सैलाब में मुझे बोलने का मौका दिया, ये झुंझुनू जिले ने दिया है मुझे। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब आज इस मंच का कार्यक्रम ये हो रहा है, जब ये सभा का आयोजन हो रहा है, तो इसका उद्देश्य जरूर निकले। इसका पर्पज क्या है? कहीं हमारा ये पैसा जो मेरे भाइयों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, इसमें बहुत पैसा खर्च हुआ होगा। भले ही आप लोगों ने एक एक करके फंड करके ये पैसा एकत्रित किया हो, आपने समय दिया है, आपने पूंजी लगाई है, आपने श्रम दिया है, तो इसका चरितार्थ निकलना चाहिए। आज मेरे युवा भाई यहाँ बैठे हुए हैं, माता बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। आज के समय में अगर कोई विद्यार्थी ये कहता है कि मुझे पढ़ने की समस्या है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि इस सभागार में बैठे 90% लोगों के पास एंड्रॉयड फोन होगा, है या नहीं? बताइए आप लोग, हाथ ऊपर करके बताइए। 90% लोगों के पास फोन है। उस फोन को अपनी ताकत बनाइए इंफॉर्मेशन के रूप में। आप उसमें माता सावित्रीबाई फुले जी को पढ़िए, अपने भारत के संविधान को पढ़िए, उसमें नई नई टेक्नोलॉजी को देखिए, उसमें देखिए कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उसमें अर्थशास्त्री को पढ़िए, उसमें मोदी जी के स्पीच पढ़िए। उसमें अगर आज आपको जानना है कि उत्तर प्रदेश के आपके उप मुख्यमंत्री जी दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने, तो वो किस जगह से चुनाव लड़े, उससे पहले वो क्या संघर्ष कर रहे थे, आपको विकिपीडिया पे हर चीज मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी को अपनी ताकत बनाइए। अब वो ताकत सिर्फ किताबों में कॉपियों में लिखने से नहीं आएगी, इस ताकत को समझिए। दूसरी मैं बात आपसे राजनीति करना चाहती हूँ। नो डाउट मेरे भाई यहाँ पर हमसे पहले जितने लोग भी बोल के गए हैं कि जो भी सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा समाज एकत्रित होकर के अपने समाज को मजबूती प्रदान करता है। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही हूं इस मंच से, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने आपके राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी का एक स्पीच सुना था। उन्होंने कहा कि मेरे समाज का एकमात्र एमएलए है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लगातार यहाँ का मुख्यमंत्री बनता चला आ रहा हूँ। अब एक और एग्जाम्पल दूंगी भाई, अब एक और एग्जाम्पल दूंगी इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आप लोग बता सकते हैं कि हमारे देश में मोदी समाज की संख्या कितनी है? कोई एक जिला बता दिए जो बहुसंख्यक मोदी समाज का हो। नहीं है ना, किसी को जानकारी नहीं है। इसका मतलब यह है कि राजनीति सिर्फ जाति के आधार पर नहीं, राजनीति आपकी योजना के आधार पर, आपकी स्ट्रेटजी के आधार पर भी की जाती है। अगर आपके अंदर नेतृत्व क्षमता है, अगर स्ट्रेटजी है, और अगर ये हमारा समाज कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य, माली समाज, इन्होंने अपने बच्चों को स्ट्रांग बना लिया, उनको तार्किक बना लिया, उनको अच्छी एजुकेशन दे दी, मैं दावे के साथ कहती हूं, अभी तो आपके राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में हमारे उप मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे और इस समाज से भविष्य में देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा। आज मैं आपसे इस मंच से कह करके जा रही हूं ये बात। उसके पीछे कारण ये है
कि इस समाज के अंदर ईमानदारी है, छल कपट नहीं है, नेतृत्व क्षमता है और समय समय पर भी वो नेतृत्व हमने करके दिखाया है। उस नेतृत्व का सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस देश के, इस भारत वर्ष में सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। अगर वो नेतृत्व क्षमता नहीं होती, उसी धम्म से आज भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट लिए गए हैं, ये सारी चीजें ली गई हैं। मेरी माताओं बहनों को पढ़ने की जरूरत है। साथ में एक और बात मैं कहूंगी कि सामाजिक रूप से अपने आप को अगर जातिगत रूप से भी मजबूत करना है, मैं बात आपके मन से दावे के साथ कहती हूं कि कोई भी समाज अगर ईमानदारी से एकजुट होकर के सिर्फ अपने समाज के लिए ही, अपने समाज के बच्चों के लिए ही ईमानदारी से काम कर ले, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को उसके सपोर्ट की जरूरत ही नहीं, वो समाज अपने आप नेतृत्व संभाल लेगा। लेकिन भाइयों में कहीं कहीं ईमानदारी की लैकिंग दिखती है, कमी दिखती है। इसीलिए तो संख्या बल में होने के बावजूद भी हम सत्ता से जिन पदों के हकदार हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। पदों पर पहुंचे हैं लेकिन जिनके हकदार हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। एक और बात मैं आगे कहूंगी, इस दीर्घा में मैं देख रही हूं जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इस मंच पर हमारे बहुत सीनियर पदाधिकारी बैठे हुए हैं। मैंने सबका बारी बारी से नाम नहीं लिया है, लेकिन उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं, सम्मान करती हूं। लेकिन आज मुझे ये बात कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं है। जब यहाँ पर अभी फूल माल्यार्पण किया गया, हमेशा मैंने जहाँ पर भी देखा है माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले जी का एक साथ किया गया। लेकिन यहाँ पर संख्या जो है हमारी एक बहुत छोटी सी दीर्घा में महिलाओं की है। इनको भी कहा गया होगा कि कार्यक्रम है, आपको चलना है। इस दीर्घा में बैठी हमारी महिलाएं 50% में दावे के साथ कहती हूं अपनी मर्जी से नहीं आई होंगी, उनको लाया गया होगा। यह सच है कि नहीं? अब देखिए, ये बात मैं इसलिए कह रही हूं, ये मेरे अपने लोगों का मंच है, अपने समाज का मंच है। 50% वोट इनका भी है, 50% देश की, आपके परिवार की, समाज की आबादी ये भी है। जब लोग हमसे कहते हैं कि महिला सुरक्षा पर काम करने की आवश्यकता है, तो मैं ये कहती हूं, आप अपनी घर की बेटी को बोलना, लड़ना, पढ़ना, आगे निकालना और बढ़ना सिखा दो। मैं दावे के साथ कहती हूं, महिला सुरक्षा पर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सामाजिक ताने बाने में मैंने अपने घर की, हम लोगों ने स्त्रियों को चार दीवारी में बंद कर दिया। उनसे कहते हैं धीमी आवाज में बात करो, उनसे कहते हैं बाहर निकलो तो पर्दा करो, उनसे कहते हैं हम कमा करके लाएंगे। तो मैं एक बात कहती हूं, जिस समाज ने अपने घर की बेटी को बराबर एजुकेशन दे दी, अपनी पत्नी को बराबर एजुकेशन दे दी, उसको शिक्षित कर दिया, उसको घर से निकाल दिया, वो व्यक्ति वाकई में महात्मा ज्योतिबा फुले जी के माल्यार्पण का हकदार है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि करीब 200 साल पहले एक व्यक्ति, जब महिला, किसी भी समाज की महिला को घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं थी, उन्होंने 9 साल की उस बेटी को घर से निकाला, अपनी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले को। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं इस चीज को नहीं नकारती हूं कि हमारे समाज में महिलाएं नहीं पढ़ रही हैं, लेकिन जिस हिसाब से आगे आनी चाहिए थी वो कमियां हैं। अभी उन कमियों को दूर करने की जरूरत है, और जिस दिन ये कमियां दूर हो गई, मुझे पूरा विश्वास है कि ये समाज इस देश का नेतृत्व संभालने की क्षमता रखेगा, प्रधानमंत्री भी बनेगा और कैबिनेट में भी भागीदारी होगी। और उस दिन हम ये दावा करेंगे कि इस देश की पॉलिसी बनाने में हम मानवता की बात करते हैं। इस देश की जो डिसीजन मेकिंग एजेंसियां हैं, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, हर जगह पर हम लोगों की भागीदारी होगी। तो आगे से मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करती हूं कि एक मुझसे वादा करिए मेरे भाई, अपने समय का सही सदुपयोग करेंगे, अपनी माता बहनों को भी उसी लेवल पे बराबर समानता का अधिकार देंगे और हमेशा एकजुट होकर के समाज का नेतृत्व करने की क्षमता पैदा करेंगे। बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली
झुंझुनू की धरती को मैं नमन करती हूँ। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया।